Very good morning to all of you. Today our topic to be started is of Unit 4. Unit 4 में आपको यहाँ दिख रहा है लिखा हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से एमएससी का ये चौथा यूनिट का हेडिंग डाला है वेरिएशनल मेथड्स। और लास्ट लाइन कहती है solution of Euler's equation by Ritz, Galerkin and Kentrovich methods। सबसे पहले आज हम ये समझेंगे वेरिएशन क्या है। वेरिएशनल मेथड्स तो बाद की बात है, पहले वेरिएशन क्या है। अब वेरिएशन का वर्ड सुनते ही आपको ध्यान आती है एक टर्म कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और वेरिएशनल मेथड्स। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन होती थी, इंटीग्रेशन होती थी। कैलकुलस में यही होता था। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन अगर मैं आपको दिखाऊं या ड्रॉ करके बताऊं तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का मतलब होता था कि चेंज होने का मतलब वेरी करने का। जैसे देखो, पहले इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बात वेरिएशन टर्म की कर रही हूँ। वेरिएशनल मेथड्स तो हम बाद में सीखेंगे, पहले वेरिएशन क्या है, बदलाव क्या है। जैसे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर मैं उसमें थोड़ा सा स्मॉल डेल्टा एक्स बढ़ा देती हूँ तो y प्लस डेल्टा वाई हो गया, ठीक। x यहाँ तक था, मान लो डेल्टा ये x प्लस डेल्टा एक्स, मान लो ये ग्राफ था, ये y यहाँ तक आ रहा था, अब y प्लस डेल्टा वाई। तो आपके पास जो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब x 1 है तो सपोज y 5 है, तो उस हिसाब से पॉइंट्स ड्रॉ हुए, ग्राफ बन गया। एरिया इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं वेरिएशन की, बदलाव। तो जब हमने डिफरेंशिएशन सीखा तब हमने कहा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर, मान लो यहाँ डेल्टा एक्स है एच की जगह, नीचे डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये डेल्टा एक्स है, जैसे ये जीरो को जाता है तो जो लिमिट है किसकी, फंक्शन में, जो ये जो आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बताती हूँ डिफरेंशिएशन क्या होती है। मान लेते हैं कर्व ऐसे है, तो आपका पहला एरिया तो जो निकलना था निकल गया। अगले एरिया में ये एक्सेस हिस्सा है, ये फालतू है, क्योंकि आप उसी के हिसाब से अप्रोक्सीमेट कर दोगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अप्रोक्सीमेट यहाँ तक हो गया। तो ये जो एक्सेस है ना, जैसे ही ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, आप कहते हो वो डेरिवेटिव हो गया, मतलब इनका डिफरेंस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स का डिफरेंस ओवर डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करे। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मेरे पास एक किसी का लेक्चर है ये, उसमें कंसेप्ट है। हमने सिर्फ मोटी मोटी बात समझनी है कि हम शुरू से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ते आए हैं, फिर ये वेरिएशनल मेथड क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं हमें। आपने फंक्शन सीखा हुआ है, फंक्शन में x है, मान लो एक्स टी है, टू टी क्यू प्लस थ्री टी। आप इसका डेरिवेटिव या डेल्टा लगाते हो, जो इसके साथ डेल्टा, डेरिवेटिव नहीं डेल्टा। डेल्टा का मतलब वेरिएशन या इंक्रीमेंट ही होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक। अब फंक्शनल क्या था? शुरू से हम आपको एक वर्ड यूज कर रहे हैं फंक्शनल, फंक्शनल। अब आप फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हो और थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी ये वर्ड आ चुका है फंक्शनल। तो इसकी रॉ मतलब डेफिनेशन और रॉ थ्योरम्स तो आपने कर ली, लेकिन एक्चुअली ये है क्या चीज? ये है जब आप जे है मान लो, अंदर एक्स टी आ गया उसके, ये एक्स टी था फंक्शन, ये अंदर आ गया,
और इंटीग्रेशन में भी वो एक्स टी है, इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में है, तो आपने आंसर निकाल दिया। अब एक्स टी अगर बदलता है तो जे बदल जाएगा। अब इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शनल में क्या होगा, एक्स टी का डेल्टा होगा ना, टी का डेल्टा तो नहीं होगा, डेल्टा ऑफ एक्स टी चलेगा। ठीक, ये फंक्शनल होता है। हमें बस मेन मेन बात सीखनी थी। अब डायग्राम से अगर हम देखें तो एक फंक्शन का इंक्रीमेंट होता है कि सपोज एक एफ फंक्शन है, एफ टी पर उसकी वैल्यू ये है, एफ टी पर उसकी वैल्यू है यहाँ, और एफ टी प्लस डेल्टा टी पर यहाँ। ठीक, तो दोनों में, इन दोनों में ये डेल्टा टी हो गया, और ये एफ टी प्लस डेल्टा टी है, ये एफ टी है, राइट। तो हम कहते हैं कि ये आपका डॉट से दिखा रखा है सारा कुछ। अगर हम स्लोप को ड्रॉ करें तो स्लोप के हिसाब से आपका वेरिएशन तो ये है, वेरिएशन तो देखो साफ है, वेरिएशन तो होता है एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, तो ये इतना बड़ा है वेरिएशन। लेकिन जब डी एफ बाई डी टी की बात आती है ना, तो डी एफ इतना ही है, क्योंकि वो स्लोप के हिसाब से कैलकुलेट होता है। टी प्लस डेल्टा टी से टी तक का जो वो है टेंजेंट पर, टेंजेंट पर टी प्लस डेल्टा टी यहाँ काट रही है और टी यहाँ काट रहा है, तो ये जो है डीएफ इतना ही है। डेल्टा एफ और डीएफ में फर्क है। फंक्शनल में देखते हैं, फंक्शनल में क्या है, हमारा जे एक्स टी यहाँ है, जे एक्स टी प्लस डेल्टा एक्स टी यहाँ है, तो ये डेल्टा जे है वेरिएशन, डेल्टा वेरिएशन होता है, ये वाला डेल्टा बड़ा डेल्टा। और एक ये जो दूसरा डेल्टा है, ये स्लोप के अलोंग होता है, मतलब जो टेंजेंट है, टेंजेंट पर आपका कहाँ कट करना है। ठीक, डेरिवेटिव में आप इसका इस्तेमाल करते हो, इसीलिए लिमिट लगाते हो। डेरिवेटिव में आप कह देते हो ना दिस ओवर दिस। अब बात आती है कि जब हम डिफरेंशियल निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो हम ऐसे निकालते हैं एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, और फिर लिमिट लगाते हैं। पहले वेरिएशन निकाला जाता है, फिर उस वेरिएशन के नीचे ये वेरिएशन निकल गया, फिर उस पर लिमिट लगा दी जाती है उस वेरिएशन पे, कि लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो, और वो हम डीएफ कहते हैं उसे। अब उसने डायग्राम में कितना क्लियर डीएफ दिखाया है कि स्लोप पर, टेंजेंट पर जो है डीएफ है, ये डीएफ है, और डेल्टा था एफ टी से वहां तक, एफ टी और एफ टी प्लस डेल्टा टी, ये कैपिटल डेल्टा था। ठीक है, ये डीएफ था। तो जब आप लिमिट लगा देते हो तो ये निकल जाता है, लिमिट में वो टेंजेंट के अलोंग चल पड़ता है। ओके। ऐसे ही फंक्शनल में है, फंक्शनल में डेल्टा का मतलब वेरिएशन है। मेरे को ये बात इसलिए दिखानी पड़ रही है कि हम ना ओरली जब वर्ड्स में बोलते हैं तो बात अलग होती है, जब डायग्रामेटिकली कोई चीज दिखाई जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये डेल्टा वर्ड वेरिएशन के लिए चल रहा है, और जो ये वर्ड है ये होता है आपका, मतलब ये तो चेंज है, आप इसको वेरिएशन भी छोड़ो, ये एक चेंज है, चेंज इन जे। ये जो ट्राइंगल वाला डेल्टा है इसका मतलब है चेंज इन जे, चेंज इन जे। तो जे एक्स टी प्लस डेल्टा एक्स टी माइनस जे एक्स टी। जब हम ये स्मॉल ये वाला डेल्टा लगा रहे हैं, ये क्या मीनिंग है इसका, ये वेरिएशन है, फर्स्ट वेरिएशन, सेकंड वेरिएशन। तो आपको पहले तो यही दोनों में फर्क आना चाहिए, स्मॉल चेंज वेरिएशन नहीं है, स्मॉल चेंज एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी या टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी पर जो चीज है, फंक्शन का डिफरेंस है, वो सिर्फ वो है, मतलब दैट इज दिस डेल्टा। लेकिन जब हम डीएफ निकालते हैं उसको हम फर्स्ट डेविएशन बोलते हैं, यहाँ वर्ड यूज हो रहा है डेविएशन, सेकंड डेविएशन। लेकिन फंक्शनल के केस में हम उसे वेरिएशन बोलते हैं। किसको बोल रहे हैं हम वेरिएशन, कर लीजिए बटा कर ली एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये वेरिएशन है। तो फंक्शनल बदला और वेरिएशन आया। अब आप ये देखो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं जब हम वेरिएशन की, ये सिंबल यूज हो रहा है। डेरिवेटिव कर रहे हैं जब वेरिएशन का, वेरिएशन ये है, इसका डेरिवेटिव ले रही हूं मैं यहाँ, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन। अब हम जो बात, ये सब छोड़ दो सॉल्यूशंस, इस डायग्राम को देखना।
अब आपके इस सेक्शन में मैक्सिमम ये वर्ड यूज होगा बाउंड्री कंडीशंस। मतलब बाउंड्री कंडीशंस वर्ड यूज होने का मीनिंग है, पहले तो बाउंड्री क्या होती है। अगर कोई कर्व है और उसकी कोई सीमा है, बाउंड्री है, जैसे मान लो मैंने कर्व यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, तो एक्स T0 से लेकर वो T1 तक जा रहा है, ठीक है। तो T0 पर उसकी वैल्यू XT0 है, TF पर उसकी वैल्यू, ये बाउंड्री पॉइंट्स हो गए। लेकिन अगर कोई फ्री है, उसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, ये फ्री एंड पॉइंट है और ये फिक्स्ड एंड पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट्स फिक्स्ड है और ये फ्री है। पॉइंट इसमें भी है T0 TF, लेकिन यहाँ भी हमने शो किए हैं T0 TF, लेकिन ये कर्व हमारा कंप्लीटली फ्री है। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होते हैं? बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है कि आपको किसी भी दो पॉइंट्स को पकड़ लिया, T0 को पकड़ लिया, TF को पकड़ लिया, उस पर वैल्यू बता दी कि फंक्शन की इतनी वैल्यू है, फंक्शन की इतनी वैल्यू है। जरूरी नहीं वो किनारे पर हो उसके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस वो उसकी बाउंड्री पे लाई करते होंगे, बाउंड्री के ऊपर लाई करते होंगे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं होंगे। जैसे इस बाउंड्री पे अगर मैं ये पॉइंट पकड़कर इस पर वैल्यू निकाल के फंक्शन की दे दूं, तो वो भी एक बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि वो लाई तो कर रही है ना बाउंड्री पर, ठीक है। अब फंक्शनल रफली आपको पता चल गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ऑप्टिमम ऑफ ए फंक्शनल। ये सेम डायग्राम आपकी अपनी किताब, मैं दिखाऊंगी अभी आपको, वाईसी, ये फुंग वाईसी, इसकी बुक में भी है, जो आपके सिलेबस की बुक है, उसमें चैप्टर 10 है वेरिएशनल कैलकुलस, और इसने भी बड़े अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। नाम ही वेरिएशनल कैलकुलस रखा है, एनर्जी थ्योरम्स रखा है, सेंट वेनेंस प्रिंसिपल। आप इस सेक्शन का अगर सिलेबस देखोगे, पहले तो हमें जान पहचान करनी होती है टॉपिक से। तो इस सेक्शन के सिलेबस में क्या है, थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी वर्ड आ रहा है। थ्योरम ऑफ मिनिमम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी, एनर्जी वर्ड है, ठीक। तो एनर्जी का और वेरिएशन का कोई रिलेशन होगा तभी तो वो थ्योरम्स है। यहाँ हम हेडिंग डाल रहे हैं वेरिएशनल मेथड, उसके बाद दो बिंदी यानी कॉलन, फिर हम कह रहे हैं थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, थ्योरम ऑफ मिनिमम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी का और वेरिएशन का कोई कनेक्शन तो है। तो इस बुक वाले ने चैप्टर का नाम ही क्या रखा, वेरिएशनल कैलकुलस, एनर्जी थ्योरम्स, सेंट वेनेंस प्रिंसिपल। ये सब कनेक्टेड होंगी बातें, तभी एक चैप्टर में आई है। तो अब यहाँ इसने जब वो डायग्राम दिखाया जो मैं आपको कह रही थी, ये देखो, ये डिट्टो वही डायग्राम है, लेकिन चूंकि हम उसको देख रहे हैं, हम यहीं से समझते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि मान लेते हैं दो पॉइंट है ए बी, और उनके बीच में एक ग्राफ है, मतलब एक कर्व है। अब ये कर्व तो जो एरो लगा के वो एक्स टी कह रहा है, वो तो ये वाला कर्व है, ठीक है। फिर वो कह रहा है एक्स स्टार टी, ये डॉट वाला, ये है एक्स स्टार टी, ये ऑप्टिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम या मिनिमम। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो ऑप्टिमम वाला कर्व है एक्स स्टार टी, एक्स टी है हमारा एक्चुअल कर्व, और इनके बीच में जो फर्क है, जो ये लाइनों से दिखाया है ऐसे, इसके लिए एक अलग रंग लेते हैं, हम हरा रंग ले लेते हैं। हरा तो नहीं दिखेगा आपको यहाँ, ये फिरोजी दिख सकता है। हमने ये देखो, ये जो एरिया है, जो इसने लाइनों से दिखा रखा है, ये एरिया है वेरिएशन। अब डायग्राम से वेरिएशन कितना क्लियर है, ये वेरिएशन एक्सटी में है, ये वेरिएशन किसमें है, एक्सटी में। एक्सटी का एक्चुअल कर्व और उसका ऑप्टिमम वाला कर्व, जिसपे वो मैक्सिमम या मिनिमम है, उनके बीच में जितना डिफरेंस है ना, वो है वेरिएशन, राइट। तो वेरिएशन होता ही है। वेरिएशन तक हम बात समझ गए, व्हाट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन पर बहुत थ्योरम्स बनी,
कि भाई कैसा होना चाहिए, क्या है। हम अभी इनकी डेप्थ में नहीं जा रहे, लेमस वेमस, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज वेरिएशन। हम इतना वेरिएशन वेरिएशन करते रहेंगे पूरे सेक्शन में। फिर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हम पढ़ चुके हैं इतने सालों में, पर बट वेरिएशन क्या होता है वो इस डायग्राम ने बहुत अच्छे से बताया है। वही डायग्राम यहाँ दोबारा बनाया गया है और ये द बेस्ट डायग्राम है वेरिएशन को बताने के लिए। व्हाट इज वेरिएशन? ऑप्टिमम वाले कर्व में और एक्चुअल कर्व में जो फर्क है वो वेरिएशन है। ठीक है, अब बात आती है इस में प्रेजेंटेशन में जो मुझे सबसे यूजफुल लगा था वो यही था। सो इट्स ओवर नाउ। इस को हम इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली बात। अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं जो मैंने आपको रेफर की। हमारा ये सिलेबस जो ये सेक्शन 4 है, ये सोकोलोनिकोफ और ये वाईसी फुंग, ये दो किताबों में बेस्ट है। वाईसी फुंग में पेज नंबर आपका जो चलेगा, आपको 271 पे जाना है, मतलब रफली 271 या 269 से शुरू होता है, ये 270 से शुरू होता है। अब यहाँ पर ये देखो क्या कह रहा है। इसने क्या कहा कि y तो है आपका एक्चुअल कर्व और u है आपका ऑप्टिमम कर्व। ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम या मिनिमम जिसमें है, और इनके बीच का फर्क है वेरिएशन। फंक्शंस u और y दिखाए हैं यहाँ। अब आपको, ये आपका फंक्शनल है j और ये फंक्शनल u पर है। अब आपकी बेसिक बात आपके अपने सिलेबस की शुरू हो रही है कि आप जब यहाँ कह रहे हो j ब्रैकेट u, इसका जब आप कह रहे हो फंक्शनल डिपेंड्स ऑन u, और वो u यहाँ कैपिटल F के अंदर भी है, कैपिटल F भी उस पर डिपेंड करता है, तो ये j u पे डिपेंड करता है ना। तो जब j u पर डिपेंड करता है और u की ही बाउंड्री कंडीशंस हैं, ua इज इक्वल टू दिस, ub इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, जैसे कहते हैं अपन एफ एक्स को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक्स ही तो आता है। जब हम आप एफ एक्स को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक्स। जब आपको मैं कह देती हूँ कि सॉल्व एफ एक्स, मान लो मैंने कहा एफ एक्स है एक्स स्क्र माइनस 4, आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप जीरो करके एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 करके मुझे आंसर दे देते हो। आंसर में कौन एक्स है। ऐसे ही जब जे का आंसर निकलेगा तो उसमें कौन होगा, यू होगा ना। यू की ही हमें दो तीन वैल्यूज दे दी कि आपको जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह है उनको निकाल सको आप। इनका फायदा क्या होता है, u0 u1 का, कि c1 c2 ये सब निकल आते हैं, कोई भी पैरामीटर है वो निकल जाता है। ठीक है, तो वो कहता है ये जो u निकलेगा ना फंक्शनल की हेल्प से, जो u कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होगा वो मैक्सिमम होगा आपका ऑप्टिमम। अब वो कौन सी कंडीशंस है जिनको वो सेटिस्फाई करता हो, ऑप्टिमम होगा, और उसके बीच का डिफरेंस है वेरिएशन। ये जो डायग्राम में फर्क दिख रहा है ये वेरिएशन है। अब आप मेथड्स जो लगाओगे, वेरिएशनल मेथड्स, वो इस वेरिएशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। कुछ बातें तो अब आपको क्लियर हो गई हैं। वेरिएशन का सिंबल ये है, ठीक है। फंक्शनल क्या है, जे के अंदर जे यू, मान लो हमने कह दिया इंटीग्रेशन के अंदर एफ यू यू डैश, और जे यू पर डिपेंड करता है। एक मोटी मोटी बातें हैं ये। अब यहाँ इसमें देखो यू को क्या कहा, यू को कहता है कि y प्लस एप्सिलॉन ईटा, मतलब y तो आपका ओरिजिनल कर्व है और उसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन या थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस हुए उनकी हेल्प से ये यू बना हुआ है, हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो जो जे था हमारा, जे यू था, उसकी जगह y प्लस एप्सिलॉन ईटा हो गया। तो एफ के अंदर भी जितने यू थे उसकी जगह y प्लस एप्सिलॉन ईटा, यू डैश की जगह y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश हो गया। हमने ये थ्योरम नहीं करनी है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस ऑल। अब मैं आपको आपके नोट्स की तरफ ले चलती हूँ। आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई है। डेल्टा जे शब्द क्या कर रहा है, वेरिएशन निकाल रहा है, ठीक है। तो आपके सेक्शन का नाम है वेरिएशनल मेथड्स, और सोकोलोनिकॉफ में आप पेज नंबर किसको कंसल्ट करेंगे, आपके नोट्स बिल्कुल सोकोलोनिकॉफ से बने हुए हैं।
तो इसमें आपका पेज नंबर है, मैंने निकाल रखा था, ये सारा चैप्टर वेरिएशनल मेथड्स के नाम से है और हम भी अपने लेक्चर का नाम वेरिएशनल मेथड ही रखेंगे। देखो, थ्योरम ऑफ मिनिमम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का और वेरिएशन का भी कोई कनेक्शन निकलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अब अपने नोट्स से न्यूमेरिकल की। तो वेरिएशनल मेथड्स में ये आपका पेज नंबर इतना आपने कंसल्ट करना है, पेज नंबर 377 ऑफ सोकोलोनिकॉफ। पीडीएफ आपके पास शेयर किए हुए हैं मैंने। यहाँ से आप शुरू करेंगे वेरिएशनल मेथड्स। तो आपके पास यहाँ पर वो क्या टर्म यूज करेगा, जे की जगह आई यूज हो रहा है, जो यहाँ है वही नोट्स में है, नोट्स बिल्कुल यहीं से उतारे हुए हैं। अंदर इंटीग्रेशन है, एफ है, एक्स है, वाई वाई डैश, तो यू नहीं यूज हो रहा, वाई यूज हो रहा है यू की जगह, और जे की जगह आई यूज हो रहा है यहाँ मैक्सिमम। हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को समझने के लिए कि वेरिएशनल प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे नोट्स में शुरू के 4 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। कोई नोट्स कभी भी न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं? नहीं होते, लेकिन हमारे नोट्स स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि वो शुरू में यही बता रहे हैं कि भाई आपके पास वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या है। मतलब यूं समझ लो, ये नोट्स आपको 4 न्यूमेरिकल ये बताएंगे आज कि वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या होती है। अगर मैं इसका हेडिंग डालूं तो ये वेरिएशनल प्रॉब्लम्स है। तो पहली बार होगा कि आप शुरुआत न्यूमेरिकल से कर रहे हो, अभी आपने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, कोई बेस नहीं सीखा, आप वेरिएशनल प्रॉब्लम समझने के लिए न्यूमेरिकल की ही सहायता ले रहे हो, लेनी ही पड़ेगी। जैसे हमें एक इक्वेशन दे दी, आई जेड इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, बहुत ही आसान है, और आपको कह दिया कि रीजन डी जो है वो एक स्क्वायर है, माइनस ए से ए, और z इक्वल टू 0, और बाउंड्री ऑफ स्क्वायर पर z 0 है। आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है अप्रोक्सीमेट। अगर मैं इसको आपको वैसे बात करूं, अगर मैं कह रही हूँ एक स्क्वायर है और मैं कह रही हूँ कि x भी माइनस ए और ए के बीच में है और y भी माइनस ए और ए के बीच में है, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? हमारे पास स्क्वायर है और अगर मैं स्क्वायर की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस ए का होल स्क्वायर। नहीं, गलत, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो। तो हम ये आपके टॉपिक में वो क्या करता है, सबसे पहले यहीं से शुरू करता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अल्फा वन। वो कहता है लेट, हम मान लेते हैं हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन इस तरह का है। सोल्यूशन तो ऐसा ही आएगा ना, जेड चाहिए सोल्यूशन में, जेड जो हमारी इस इंटीग्रेशन के अंदर है वही तो हमने सॉल्व निकालना है आंसर में। मैंने आपको कहा था आंसर तो जेड ही निकलना है, तो जेड आपको आंसर चाहिए, आपने जेड मान लिया कि जेड ऐसा है, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि वो स्क्वायर के ऊपर लाई करता है, तो हमने कहा कि लेट, उसके साथ एक अल्फा और लगा दिया। अब चूंकि जेड तो हमारा फाइनल आंसर है, तो हमने जेड वन अल्फा वन टर्म्स लगा दी जानबूझकर कि भाई ये हमारा अप्रोक्सीमेट है, हम मान रहे हैं इसे, पता नहीं ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेट जेड वन, दिस इज द, वी हैव टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस, इसको जेड वन मान लिया। अब इस Z1 को पुट कर दिया इस IZ के अंदर, ये IZ था, IZ1 लिख दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेशन को अगर लिखती हूँ, यहाँ डबल इंटीग्रल है, जेड एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई है, और उसके बाद है -2Z1, -2Z, ये है, और बाहर है dx dy। तो यदि मैं ये Z1 को इसका मान रही हूँ, Z1 इसका सोल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो Z1 के लिए भी ये बात सच बनेगी।
अब मैंने z1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला। मेरा z1 माना हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में अल्फा 1। तो अगर मैं z1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेती हूँ तो कितना आएगा? 2x1 2x। अगली बार कितना आएगा? नहीं, एक ही बार लेना है और फिर इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर दो। वो हो गया अल्फा 1 स्क्वायर 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में निकाला, अगर z1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो क्या आएगा? अल्फा 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2y। ठीक है, 2y, फिर इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, कुछ भी नहीं है, ये वैल्यूज पुट हो गई सारी। वैल्यूज पुट करके हमने इंटीग्रेशन में क्या किया? देखो 4 अल्फा 1 स्क्वायर तो कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर को एक इंटीग्रल दे दिया विद रिस्पेक्ट टू dx। बाहर dx dy दो है ना, dx वाला तो अलग कर दिया और ये dy वाला हिस्सा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल दिया, वाई की 4 प्लस ए की 4 माइनस दिस। इसके साथ भी यही किया, वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dy कर देंगे और इसका विद रिस्पेक्ट टू dx कर देंगे और इसको खोल देंगे स्क्वायर को, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx और वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dy हो गई। सब टर्म्स अलग अलग। इन इंटीग्रेशंस को खोलकर अपना कैलकुलेट करके हम यहाँ पहुंच के भी ये आ गया। कौन आया? ये iz1 आया है। ये एक्सट्रीमम के लिए जो कंडीशन वेरिएशनल प्रॉब्लम की है वो ये है। ये सिखाने के लिए 4 न्यूमेरिकल है, यही इसका आधार है। कंडीशन क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ iz1 विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, पैरामीटर आपका यहाँ अल्फा 1 है, कहीं पर a होगा, कहीं b, कुछ भी कांस्टेंट होगा, वो जीरो जहां होता है वहां एक्सट्रीमम होता है। मिनिमम पे बात फोर्स रहेगा इस पूरे यूनिट में, ज्यादा मिनिमम पे बात होगी, मैक्सिमम पे नहीं होगी। तो वहां एक्सट्रीमम होता है। आई जेड वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, अब पार्शियल भी ले सकते हो इसको, पार्शियल में भी कई जगह लिखा मिलेगा, ये कई जगह फुल में मिलेगा। जहां एक से ज्यादा पैरामीटर होंगे अल्फा 1 अल्फा 2, वहां पार्शियल हो जाएगा। यहाँ एक ही इकलौता पैरामीटर है अल्फा 1, तो उसी का राज है, इसलिए डी लिख दिया। जहां एक से ज्यादा पैरामीटर होंगे वहां कर्ली लग जाएगा, तो डी में। तो मैंने कहा भाई इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 क्या आना चाहिए? जीरो। तो मैंने निकाल दिया डेरिवेटिव, वहां से मेरे पास अल्फा 1 आ गया इतना। तो सॉल्यूशन हमने जो माना था z1 इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वो निकल गया आंसर, बस अल्फा 1 निकालने के लिए इतना लंबा तामझाम हुआ था। ये अल्फा 1 है और ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मान के चले थे, हमने अल्फा पुट कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। राइट। कल हम इसके सेकंड थर्ड फोर्थ न्यूमेरिकल करेंगे। हम बेसिक समझ रहे हैं पहले वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या है। वेरिएशनल प्रॉब्लम का ये मतलब आपका ये जो ये बात है एक्सट्रीमम के लिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर। अब आप कहोगे मैडम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ही क्यों ले रहे हैं? देखो ये खुद एक इंटीग्रल है, आईजेड खुद डबल इंटीग्रल है और उसमें dx dy है। अगर मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगी एक इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y लूंगी तो भी एक इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा मुद्दा एक्सट्रीमम निकालना है। एक्सट्रीमम के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ले रहे हैं उसमें जो भी पैरामीटर है उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो पुट करो और एक्सट्रीमम को ऑब्टेन करो। राइट। तो आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। आज हमने